ये 2 4 से 4 2 आ जाएगा, राइट। हाँ, तुम्हारे पास दोनों डिवाइडेड आ चुकी है, एक तरह से m1 आ गया और m2 आ गया। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, बोलो tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, मोड हमेशा एक्यूट एंगल के लिए लगाते हैं, ठीक है ना। माइनस का 3/2 अपॉन 2, तो 3/4 आ गया। तो एक एंगल आ गया बच्चों थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/2, ठीक है। अब देखो अगर हम ये वाला एंगल लेते, जीरो लेते, तो जब जीरो लेते तो ये आ जाता इनफाइनाइट, ये आ जाता जीरो, समझ रहे हो। एक की स्लोप जीरो और एक की स्लोप इनफाइनाइट, सो एंगल इज 90 डिग्री, समझ रहे हो भाई। एक जीरो मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, एक की स्लोप इनफाइनाइट मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो दूसरा एंगल आ गया बच्चों 90 डिग्री। दोनों सही है, जैसे ऑप्शन हो उस हिसाब से चेक कर ले। ये दोनों सही है, वन एंगल इज 90 डिग्री, अदर इज tan इनवर्स ऑफ 3/4। भाई जब ये वाला क्वेश्चन इसके लिए, जब y जीरो है, बोल कितना आएगा इनफाइनाइट। जब x जीरो है तो 0/4 है, जीरो किसकी स्लोप होती है x एक्सिस की, इनफाइनाइट किसकी होती है y एक्सिस की, दोनों के बीच एंगल कितना होता है। तो ऑप्शंस दोनों सही हैं, 90 डिग्री भी एज वेल एज tan इनवर्स ऑफ 3/4। इस तरीके से आप दो एंगल निकाल सकते हैं। क्या तो कोई डाउट हो तो पूछो इस क्वेश्चन में। दोनों का डिफरेंशिएशन किया, दोनों का डिवाइडेड निकाला, बिफोर दैट इंटरसेक्शन। ये हमारे लिए एक बेसिक भी तैयार हो रहा है बच्चों, 2 डायमेंशन के लिए, ध्यान रखना। जो 11th का टॉपिक है ना पूरा 2D, उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ तैयार भी हो रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जाता है, हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकाली जाती है, ये चीज। तुम्हारे सब्जेक्टिव में तो ये नहीं है भैया ना, तुम्हारा सब्जेक्टिव वाला तो हो गया एक तरह से देखा जाए। तुम्हारे जो क्वेश्चन आएंगे ना टर्म वन में, उस हिसाब से तो बस स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन नॉर्मल, बस ये सब तो एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। इसमें वो तो मैक्सिमम मिनिमा का है, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। ये कहाँ पड़ा है बेटा, ये तो था ही नहीं, और ये ओनली 11 था। चलो अब मिटा दो इसको। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट क्या लास्ट टॉपिक, इस टॉपिक का लास्ट, लेंथ ऑफ टेंजेंट कॉमा लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉमा सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ये 4 टॉपिक हैं, चारों कनेक्टेड हैं, इसलिए एक साथ बताए जाए। ये सारे के सारे बच्चे जेई के हिसाब से हैं, ध्यान रखना। 12 के हिसाब से मैंने बताया जो बेसिक हो गया, ठीक है ना। 11th में बिल्कुल है ही नहीं है, पर जेई के अंदर पूरे हैं।
लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल स्पर्शिका की लंबाई, अभिलंब की लंबाई, अधोस्पर्शी, अधोलंब, अधोस्पर्शी, अधोलंब। बात करते हैं कि सर ये क्या है, किस तरह से डायग्रामेटिकली इनको समझा जा सकता है। बाइनोमियल की प्रिपरेशन रखिए पूरी, ठीक है ना, कभी भी हो सकता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, हाँ, इन चारों दिनों में से कभी भी हो सकता है, अचानक से बताऊंगा, ठीक है ना, ऑफलाइन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, इन 4 दिन में से किसी भी दिन आपका बाइनोमियल का टेस्ट हो सकता है, ठीक है। आप अपनी प्रिपरेशन पूरी रखें बिफोर फ्राइडे, फिर तुम नहीं बोलोगे ये चीज, मैंने बोल दिया, बात खत्म हो गई। फिर वही मैंने कल भी कहा था ये बात कि टेस्ट के बारे में आप लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, उससे आपको ही नुकसान है अगर आप बोलेंगे तो, ठीक है ना, सिस्टमेटिक चलने दीजिए सारा काम, और आगे से अब टॉपिक भी मैं मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। हो गया तुम्हारा बहुत। देखो भाई क्या होती है टेंजेंट की लेंथ, क्या होता है नॉर्मल का लेंथ, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व मान लेते हैं, ये कोई भी कर्व है, ठीक, इसके किसी पॉइंट पर मैंने टेंजेंट खींची लाइक दिस, ये अपना एक्स एक्सिस हो ही गया, ये अपना वाई एक्सिस है, ठीक है, ये टेंजेंट हो, टेंजेंट का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर हो ही गया, ठीक है, ये हो गया अपना नॉर्मल, ठीक है, कोई नाम देता हूं, मान लो मैंने पॉइंट पी है ये, ठीक है ना, ये हो गई अपनी टेंजेंट, ये हो गया अपना नॉर्मल, ये हो गया अपना कर्व दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ये पॉइंट P, मैंने यहां से एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ये पॉइंट S, ठीक है, तो देखना बच्चों, ये कौन है टेंजेंट, P पॉइंट पर खींची, वो आगे x एक्सिस को कहां जाके मिली, S पे, तो ये जो डिस्टेंस है P और S, इसका नाम है बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट, स्पर्शिका। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब हो गया कि टेंजेंट ने आपको एक्स एक्सिस को कहां काटा, वाई से मतलब नहीं है, वाई को कहां काटा, एक्स को जहां काटा उस पॉइंट की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिस्टेंस, दैट इज द पीएस। ये नॉर्मल, नॉर्मल ने एक्स एक्सिस को कहां काटा, क्यू पे काटा, तो पी क्यू, दैट इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। टेंजेंट ने एस पे काटा था, एक मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आर, तो ये जो डिस्टेंस है इसका नाम है सब टेंजेंट और इसका नाम है सब नॉर्मल, ठीक है। दोबारा बता दूं, ये कौन है बताओ, पी एस कौन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, पी क्यू कौन है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, आर एस कौन है, सब टेंजेंट, क्यू आर कौन है, सबसे पहली चीज तो कि कौन क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ लिख दूं क्या, सबसे बढ़िया रहेगा चारों दिन। ये हो गया अपना पी एस, ये हो गया अपना पी क्यू, सब टेंजेंट हो गया अपना आर एस, और सब नॉर्मल हो गया अपना, चलिए ये तो हुई प्राइमरी चीज कि होता क्या। अब इनका फॉर्मूला डिराइव करता हूं, देखिएगा, फॉर्मूला एक एक डिराइव कर रहा हूं, बाकी मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, कैसे कोई सा भी निकाल लेते हैं। देखो ये टेंजेंट है, टेंजेंट ने माना थीटा एंगल बनाया, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी, टेन थीटा डिवाइड बाई डीएक्स, यानी मैंने यहां से पाया डिवाइड बाई डीएक्स कितना आ गया, टेन थीटा, छोड़ दो उसको अलग से, बोलो ये थीटा है तो ये कितना आ गया, 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा आ गया, ठीक है। चलो अब देखो अगर ये पॉइंट एक्स कोमा वाई है या x1 कोमा y1 है, कुछ भी ले लो, तो इतना तो आप जानते ही है, ये x होता है और ये y होता है, जानते हो ना इतना, तो ये y है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बोलो इसके सामने का हो गया हाइपोटेनियस यानी कर्ण, जो मुझे निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट, और अगर मान लो ये थीटा ये पाई माइनस, इसके सामने का हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आते हैं, साइन में,
ठीक है ना। तो साइन थीटा कितना है बच्चों? पी अपॉन पी आर अपॉन साइन थीटा आ गया अपने पास परपेंडिकुलर यानी कि वाई, सही है, अपन हाइपोटेनियस बोले तो जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए मतलब पी एस। ठीक है, तो पी एस कितना आ गया बच्चों? साइन थीटा। मुझे ये पता है, साइन को टेन में कन्वर्ट करोगे क्यों भाई? वो आएगा ना पी एस। कर्ण कौन है? ये थीटा, ये पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, प्लस माइनस से फर्क पड़ेगा नहीं कुछ। साइन में तो सेम ही आएगा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही तो होता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब मुझे इसमें टेन में कन्वर्ट करना है, बोलो। टेन होता है साइन अपॉन कोस, तो साइन कितना आ गया? टेन इंटू सेक, सॉरी टेन इंटू कोस, कोस को ऊपर ले जाऊं तो सेक। समझ रहे हो बात को? सेक को लिख सकता हूं मैं वन प्लस टेन स्क्वायर अपॉन टेन थीटा। क्यों किया ऐसा? क्योंकि टेन थीटा कौन है? डी वाई बाई डी एक्स। तो फॉर्मूला बन गया बच्चों, वाई वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई एक्स। ये कोई स्क्वायर नहीं करना है, साला आंसर यही है, तो आज स्क्वायर कैसे कर देंगे? ये आ गया तुम्हारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इस पूरी पिक्चर को रहने तो डायरेक्टली लिखोगे, पहले ये लिखो, डायग्राम बनाओ, फिर ये लिखो। ठीक है, नहीं पूरा मत लिखो, या एक लिखना चाहो तो लिख लो, तुम्हारी इच्छा हो तो। ठीक है, इन ट्राइंगल पी आर एस, तुम्हारे एक लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। पहले डायग्राम बना लेना अच्छे से, है ना। कैलकुलस अपने आप में कंसेप्चुअल चीजें हैं बच्चों, इसलिए थोड़ा सा इसमें मजा कम आता है। एलजेब्रा में मजा आता है, और कैलकुलस एज कंपेयर टू टफ भी मानी जाती है, चाहे मेंस की बात करें चाहे एडवांस की। इंटीग्रल तो फिर भी कम आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस ज्यादा टफ आती है, और डिफरेंशियल के अंदर भी ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसका, अगर इसमें से चार क्वेश्चन आते हैं तो एक होने के चांसेस होते हैं, तीन नहीं होते। मतलब इनमें लेवल, वो कहते हैं ना, लेवल कहीं से भी कहीं तक जा सकता है, और कुछ टॉपिक जैसे प्रोबेबिलिटी है, उसमें कितना ही लेवल बढ़ा ले चांसेस होते हैं होने के। वेक्टर थ्री डी है, उनमें टफ, वही तो कह रहा हूँ कि लेवल एक फिक्स होता है, इनमें लेवल का कुछ पता ही नहीं होता, किसी भी लेवल तक जा सकता है। एडवांस के हिसाब से, मेंस में नहीं, मेंस में तो, हाँ पेपर में एक बार लगे कि हो रहा है आराम से तो कर लो, अदरवाइज दूसरी जगह कूद जाओ। ठीक है, ये नहीं कि होता हुआ लगे और आप इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। एक बार मेंस का हो जाए उसके बाद एडवांस की स्ट्रेटेजी बताएंगे तुम्हें, उसकी अलग स्ट्रेटेजी होती है। हम सोचते हैं नहीं नहीं, डायग्राम पूरा बनाएंगे, सबके अलग अलग नाम लिखेंगे, और फिर एक ये पूरा लिख लेना पी एस। पी एस के आगे लिख लेना इट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ताकि दोबारा पता चल जाए लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला वाई अंडर रूट ऑफ वन प्लस डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डिवाइड बाई डी एक्स। डिवाइड बाई डी का स्लोप, वही वापस पॉइंट पर, नोट एक जस्ट डिफरेंशिएशन कर दिया। डिवाइड बाई डी का मतलब हमेशा वही चीज सिस्टम कि डिफरेंशिएशन करने के बाद पॉइंट रखेंगे तो जो नंबर मिलेगा, वाई, वाई अगेन नंबर, एक्स वन वाई वन है ना, इसलिए।
अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बच्चों, और वो आप चाहें तो घर पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेंथ ऑफ नॉर्मल में ये नीचे वाला डिवाइडेड हटा दो बस, और कुछ मत करो। y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी एक तरह से तुम निकाल के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ये रहा है ना? तरीका वही, तरीका कौन सा, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा y सेक थीटा आ जाएगा इसका आंसर, तुम cos थीटा का लगाओगे आंसर आ जाएगा, वही है और कुछ नहीं। सब टेंजेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, सब नॉर्मल का फॉर्मूला होता है बच्चों y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बस ये चारों फॉर्मूले याद हो गए। आए कैसे, इसी तरीके से, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल लगाना है, किसी में साइन, किसी में cos, किसी में tan, किसी में cot। सर डिवाइड बाय dx का होल स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव। नहीं, हाँ सिर्फ डबल डिवाइड इसका होल स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव तो ये होता है भाई, ऐसे उल्टे सीधे करने मत लगा, इट्स नॉट डिवाइड इसका होल स्क्वायर। अच्छा पहले डिवाइड बाय हाँ और उसका स्क्वायर करना है, इट्स नॉट डबल डेरिवेटिव आया कहाँ से, यहाँ ही नहीं कहीं भी। ये चारों फॉर्मूले लिख लेना बच्चों, ठीक है। अभिलंब की लंबाई में नीचे वाला डिवाइडेड हट जाएगा, और ये तो सिंपल से है। इनमें कंफ्यूजन हो तो y इंटू डिवाइडेड नॉर्मल में होता है यूनिट, जब किसी में डिवाइड होता है y इंटू डिवाइड बाई डी एक्स, वाई अपॉन डिवाइड बाई डी एक्स। कहीं भी किसी पॉइंट में डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, करें क्वेश्चन इस पर। क्वेश्चन लिखो आप, फाइंड द सब नॉर्मल, फाइंड द सब नॉर्मल टू द पैराबोला, हाँ फाइंड द सब नॉर्मल टू द पैराबोला y square is equal to 4x at any point, और बोले y square बराबर 4x के किसी बिंदु पर अधोलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। फाइंड द सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ दिस पैराबोला, फाइंड द सब नॉर्मल टू दिस पैराबोला एट एनी पॉइंट, मतलब पॉइंट नहीं दिया, इसका अंदर नॉर्मल एक्स वाई लो या एक्स वाई वन ले लो, आपकी इच्छा है। एक क्वेश्चन में कर देता हूँ, चलो क्या पूछा है बच्चों, सब नॉर्मल, सब नॉर्मल का फॉर्मूला बताओ, y इंटू डी वाई बाई, इसके ऑप्शन दे देता हूँ मैं, ऑप्शन कैसे हैं, ऑप्शन ऐसे हैं, सर तो फिर कौन ऑप्शंस ऐसे हैं, ठीक है, ठीक है, बात करें, देखो नहीं नहीं रुकना, हाँ भाई ये फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन आपको आता है, ये बोलो, इज इक्वल टू, कोई डाउट यहाँ तक, 4 से ये कटेगा तो, गौर से देखो, ये चाहिए था तो आ गया आंसर, तो सर वही कर रहा था मैं पे नहीं ये बात समझ में, तो आंसर इज 2, जस्ट करके देखना था, देखते ही आंसर आ गया। लिखो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y इज इक्वल टू e की पावर x वाई, दो स्पर्शी पूछा गया,
फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ऑप्शंस में आपको दे देता हूं इसके। ऑप्शंस आर लाइक दिस, ए 2a, a/2, a/4। चलो करके ये बताओ। तो करना था। बिल्कुल वही तो कह रहा हूं, करके बताओ। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है? इतना सही। फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ऑप्शंस आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने। जो भी आता है देख, सब अपने अपने आंसर्स रखिए, वेरीफाई करेंगे। अधोस्पर्शी पूछा है। ये आया सर। देखते हैं। भावेश आंसर बता। मैनिपुलेट किया करो भाई, ऐसे नहीं दिखेगा। चलो डिवाइड एक्स हमने कर ही लिया होगा, ए की पावर एक्स का, फिर एक्स बाई ए का, इसमें कोई दिक्कत? चल, सब टेंजेंट का फॉर्मूला तो वही सर। बोलो, y का वैल्यू कितना है? बस ये पुट नहीं किया आप लोगों ने, डिवाइड कितना है? किया था। अरे तूने कर दिया ना, फर्जी आदमी, औरों को तो करने दिया कर रहे। सर करने तो भाई इन्होंने नहीं किया ना, 4-5 जनों ने, तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना फिलहाल। तो बोलने वाला ज्यादा फर्जी है। जब तेरा आंसर आ गया तो तुझे बोलना ही नहीं है कुछ। मतलब वाई वो था तो उसको भी तो काम में लेना है ना भाई, बस। कोई डाउट हो तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ये दो कर्व आपको दिए गए हैं, दीज इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनल, परस्पर लंबकोणीय काटते हैं। इफ दीज कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, परस्पर, पहले तो समझ लो जिनको नहीं पता, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ऑर्थोगोनल का ना 90 डिग्री, यानी इन कर्व के बीच में एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। अब कर्व के बीच एंगल मतलब वही पिछला वाला कंसेप्ट, एंगल बिटवीन कर्व, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 वाला फॉर्मूला, m1 m2 -1। तो जस्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट इज माइनस। ऑर्थोगोनल का मतलब पहले वाले का डिवाइड बाई एक्स इंटू दूसरे वाले का डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस, और कुछ नहीं करना। और डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है, पुट कीजिए। लेकिन बिफोर डेट इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने वाला सिस्टम, ठीक है? ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री इनफाइनाइट होता है, फॉर्मूला लगाओ m1 माइनस m2 वाला, तो इनफाइनाइट का तो 1/0, तो 1 प्लस m1 m2 0 आ जाएगा, तो m1 m2 कितना आ जाएगा? -1। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। इन दोनों से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो बच्चों, ताकि क्वेश्चन में एक्स ना रहे। चाहे एक्स स्क्वायर गायब कर दो, चाहे वाई गायब कर दो, रखने दोनों ही है। बोलो, वाई को एलिमिनेट किया, 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, कितना आ गया? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना आ गया? ठीक है, एक्स स्क्वायर को कहीं भी रख देंगे,
y कितना, इतना ही है भाई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही तो है, तो y भी इतना आ गया भाई, x और y आ गया तुम्हारे पास, राइट। चलो अब डिफरेंशिएशन, हाँ पहले वाले का डिफरेंशिएशन बोलो बच्चों। सर 1 + a/4 आएगा। पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन बोलो बच्चों। m1 m2 -1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बोलो मल्टीप्लाई करेंगे तो -4a, ओके इजिकल टू कितना, -1, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये रही -4a, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आप यहां से ये निकाल लेंगे, अच्छा ये -1 है, माइनस तो माइनस कट जाएगा, अभी ये इधर भेज दो तो 3 हो जाएगा, 1/3 1। हाँ सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, आंसर इज a इज इक्वल टू 1/3। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। डिफरेंशिएशन के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्यों, यूजिंग दिस, ये dy1 ये dy2 कहाँ पुट कर दिया इसमें, डिफरेंशिएशन के बाद मल्टीप्लाई करके -1, -2x, ये भी 2x है, तो यहां से टफ क्वेश्चन नहीं बनता है, सिंपल क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर अगर एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनता है ना, वो बनता है एक तो मोनोटोनिसिटी में से और एक मैक्सिमम मिनिमम में से, है ना। धांसू टॉपिक वही है, ये तो वो कहते हैं ना उनके 2 के साथ 3 फ्री में दे रखे वाला है, जैसे रेट ऑफ चेंज फ्री में है तो उसका क्वेश्चन टफ नहीं बनता, उसका क्वेश्चन पहली बात एडवांस में बनता ही नहीं है, जिससे मेंस में बनता है, ठीक है। मेंस के सब में बनते हैं, एडवांस के सिर्फ 2 में बनते हैं, कौन कौन सा, मैक्सिमा मिनिमा एज वेल एज मोनोटोनिसिटी। नहीं पीएनसी आज नहीं, इसको खत्म कर देते हैं, 1-2 दिन 2-3 दिन जितने में भी होता है, उसके बाद फिर पीएनसी बढ़िया आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं करें, ठीक। एक क्वेश्चन और कर लो बस, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल, क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, find the length of normal to the curve x is equal to a theta plus sin theta, y is equal to a 1 minus cos theta, 8 theta is equal to 5. Find the length of normal to this curve at theta is equal to pi/2, और ये आप करके बताएंगे भाई, पूरा क्वेश्चन आना चाहिए सबको, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपको नहीं आता, क्योंकि आपका डिफरेंशियल पढ़ा हुआ है, लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला आप जानते हैं, ठीक है। सबका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, तो कर दूं, ऑप्शन में दे सकता हूँ इसके, ए 2a √2a, these are the options, सावधान।
डिफरेंशिएशन भूले तो नहीं हो ना इसका, पैरामेट्रिक वाला, याद है ना, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, 1 plus ऑप्शन हियर है। इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ज्यादा टाइम लगना भी क्वेश्चन के लिए बेकार ही है। डिवाइड बाई डी एक्स निकाल लिया, हाँ उसमें पाई बाई 2 रख दिया, हाँ तो तुम्हारे पास डिवाइड बाई डी एक्स आ गया। अब फॉर्मूला तो लगाना है साला, y अंडर रूट 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डिवाइड बाई डी एक्स, बस। हाँ y का चक्कर पड़ रहा हो तो y की जगह ये लिख देना, उसमें थीटा पाई बाई 2 रख देना, यानी एक तरह से देखो, जब आप थीटा पाई बाई 2 रखेंगे cos पाई बाई 2 जीरो हो गया, तो y a आ गया, तो y की जगह a लिख दो और डिवाइड बाई तुमने जो निकाला वो निकाल लिया। डिवाइड बाई डी एक्स तो यही है बाहर एक में। देखो डिवाइड बाई डी एक्स ऐसे क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं बताइए सबको, ऊपर y का डिफरेंशिएशन और नीचे x का डिफरेंशिएशन। चलो y यानी ये वाला a 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा, ऐसे करना चाहिए। कोई दिक्कत ही नहीं होगी। किसका, x का, a 1 प्लस cos a से a तो कट गया, अब मुझे तो ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं लगानी, जल्दी कर दी। ठीक है ना। चलो किस पे निकालना है, पाई बाई 2 पे रख दो, cos पाई बाई 2 जीरो, साइन पाई बाई 2 1, तो 1 आ गया आंसर। हाँ नॉर्मल का फॉर्मूला y अंडर रूट 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का अपॉन आता ही नहीं है, ठीक है। y कितना बच्चों, ये रहा, पाई बाई 2 रखेंगे तो a आ जाएगा, तो a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 कितना आ गया बच्चों। तो इतना सा क्वेश्चन है, क्यों अटके पड़े हो बताओ मुझे। अरे सर वो डिवाइड बाई डी एक्स शेयर कर दिया मतलब वाई में। तो डिफरेंशिएशन में गलती थोड़ी ना होनी चाहिए, cos थीटा का कर दिया। पूरा लिखेंगे लेकिन थीटा की जगह क्या रख देंगे, पाई बाई 2, ठीक है। अगर इसमें कहीं x भी काम आता तो x की जगह क्या लिखते, a पाई बाई 2 प्लस 1, ऐसे। थीटा पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 जीरो, देन y इक्वल टू a। It's all about the tangent and normal, right? अपने क्वेश्चंस करने का रेशियो बढ़ाइए, टाइम बढ़ाइए भाई, ठीक है ना। बायनोमियल पेंडिंग चल रहा है, थोड़ा सा पीएनसी, चलो पीएनसी को मत छेड़ो फिलहाल, पीएनसी को साइड में कर दो। क्यों, पीएनसी जब करेंगे तब अच्छे से कर लेना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है, इसको करो, ठीक है ना। पीएनसी को फिलहाल छोड़ दो, ब्रेक कर दो, बायनोमियल पूरा हो जाना चाहिए आपका, ठीक है ना। एज वेल एज इसके क्वेश्चंस करना शुरू कर दो, इसकी पीडीएफ भेजिए तुम। इसके उसमें मिल जाएगी तुझे, अगर तुझे करनी होती तो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप, मोनोटोनिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज
मोनोटोनिसिटी या मोनोटोनिसिटी बोल रहे हैं। हिंदी में एक दृष्टता। सेकंड लास्ट टॉपिक, इसके बाद एक मैक्सिमा मिनिमा, उसमें आपका फिर एओडी खत्म हो जाता है। देखो भाई, मोनोटोनिसिटी, एक मोनोटोन होता है, मोबाइल्स में होती है मोनोटोनिक रिंगटोन, जो पहले अगर आपने देखा हो नोकिया 3310 आया करता था, जिसमें सांप का खेल होता था, देखा है? उसकी रिंगटोन सुनी है आप लोगों ने? सबसे पहले वो व्हाइट कलर का जो फोन आता था, उसकी रिंगटोन सुनी है आप लोगों ने? नहीं, उसकी रिंगटोन मतलब सीधी सिंपल, तो इस तरह की, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, डेट इज मोनोटोनिक। उसके बाद में नोकिया का 33 या 4710 आया, और तुम लोग ने देखे नहीं होंगे, ठीक है ना? ठीक है, हमारे टाइम पे तो मान लो कि राजा थे वो मोबाइल हो गए। फर्स्ट टाइम वही आए थे, है ना? कितने का? 6,500 रुपये का फोन आया था उस टाइम पे। वहाँ 6,500 में तो कितने बढ़िया बढ़िया फोन आ जाते हैं, नहीं है? मतलब देखा जाए तो कंपेरेटिव, उस टाइम पे वो आउट गोइंग करते थे, तो आउट गोइंग 3.25 रुपए की थी, इनकमिंग 1.5 रुपए की थी, ठीक है ना? जियो आने के बाद अगर मामला ही खत्म हो गया। हाँ, जियो से पहले अपन यूट्यूब चला ही नहीं पाते थे, चलाना हो तो सोचना पड़ता था बहुत काम का हो। वो 123 से 100 रिलायंस का मिलता था सस्ता सस्ता, नहीं था अदरवाइज तो जैसे अपन एयरटेल का कराओ तो 255 का 1 GB मिलता था। तो चलो अपन बात कर रहे थे मोनोटोनिक के बारे में, ठीक है ना? तो मोनोटोनिक रिंगटोन का मतलब जिसमें एक जैसी चलती है। फिर आते थे पॉलीफोनिक, आई थोड़ा अच्छा सा मोबाइल है ना 4710 टाइप, उसमें रिंकल्स आते थे, टिंग टिंग टिंग, मतलब जैसे घुंघरू बजा रहा है कोई, इस टाइप की आवाज आने, फिर तो गाने आगे गाने, तो फिर बात ही अलग है। तो मोनोटोन का मतलब एक जैसी, पॉलीटोन का मतलब मिक्सचर, ठीक है ना? तो भैया मोनोटोनिक फंक्शन, जो फंक्शन एक जैसा हो। सर एक जैसे का क्या मतलब? एक जैसे का मतलब बच्चों, या तो वो हमेशा इंक्रीज हो या हमेशा डिक्रीज हो। अगर वो मिक्स हो गए, जैसे साइन एक्स को देखो, इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो इसका मतलब साइन एक्स जो है वो मोनोटोनिक नहीं है। 10x पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर मतलब जैसे -π/2 से π/2 में है, ओवरऑल नहीं है। ओवरऑल क्यों नहीं है? ग्राफ गया फिर वापस नीचे आ गया, फिर गया फिर नीचे आ गया, तो मोनोटोनिक ओवरऑल नहीं है, एक पर्टिकुलर इंटरवल में है। e की पावर x को देखो, ये यहां से चला, पैराबोला भी नहीं है, आया डिक्रीज इंक्रीज, समझ, log x है, ठीक है? तो समझ में आ गया ना बेसिकली, कि जिसमें अगर मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब एक जैसा, ठीक है? दो एक्स क्यूब भी है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी नहीं है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर है बट मोनोटोनिक नहीं बोलेंगे उसको, इट्स इंक्रीजिंग फंक्शन। बताओ नहीं, कंटिन्यूस नहीं, कहाँ है कंटिन्यूस? ये वाला जो बोल रहा है कंटिन्यूस कहाँ है? ठीक है बच्चों, हाँ भाई, तो मोनोटोनिसिटी का मतलब समझ गए? लिखो, इफ a function is if a function is, अरे नोट कर ले, अभी स्टार्ट हो। if a function is either only increases, if a function is either only increases or only, if a function is either only increases or only decreases, यदि एक फलन केवल बढ़ता हो या केवल घटता हो, if a function is either only increases or only decreases, then it is monotonic function, then it is monotonic function। तो यह एकदिष्ट फलन कहलाता है।
then it is known as monotonic function. अब मोनोटोनिक में मैंने कहीं नहीं कहा कि बढ़ता हुआ कि घटता हुआ, दोनों ऑप्शन हमारे पास। तो दो फंक्शन पढ़ेंगे अपन, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक, देखो बच्चों, जैसे पहले समझेंगे पूरा, ठीक है। जैसे मैंने e की पावर x का एग्जांपल दिया, ऐसा फंक्शन, तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। इसको देखो, इंक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, कांस्टेंट, तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें मोनोटोनिक वर्ड नहीं लगाएंगे, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, एक दिश वर्धमान और वर्धमान। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इसको कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि कभी मिक्स हो रहा है, तो कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी, तो ये तो ना मोनोटोनिक है, ना ही इंक्रीजिंग है, ना ही डिक्रीजिंग, इट इज द मिक्सचर, इसका कोई नाम नहीं है। तो पहली चीज समझ में आई कि मोनोटोनिक और विदाउट मोनोटोनिक में डिफरेंस। मोनोटोनिक का मतलब 100% बढ़ेगा, लेकिन अगर वो कांस्टेंट भी शामिल हो गया, उस केस में मोनोटोनिक वर्ड हट जाएगा, ओनली इंक्रीजिंग रहेगा। इसी तरीके से डिक्रीजिंग, डिक्रीज ओनली डिक्रीज हो रहा है, तब तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बोलेंगे। मोनोटोनिक के साथ साथ एक स्ट्रिक्ट वर्ड भी आता है, दोनों एक ही वर्ड है बच्चों। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोले या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बोले, एक ही बात, राइट। तो कांस्टेंट लाइन का मतलब फिर कुछ नहीं बोलेंगे उसको, उसको क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक तो बोलेंगे नहीं उसको, क्योंकि डिवाइड बाय एक्स जीरो है उसका, तो ठीक है? मतलब उसके लिए कोई लाइन नहीं, नाम ही नहीं है, समझ लेते हैं, ठीक है? तो यहां तक लिख लिया। अब इसमें टॉपिक डालो फर्स्ट, फर्स्ट डालिए आप लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिक के साथ एक वर्ड स्ट्रिक्टली लगा लो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एक्जिस्ट निरंतर वर्धमान फलन। मोनोटोनिक बोलो या स्ट्रिक्टली बोलो, दोनों सेम वर्ड है, ठीक है ना, कंफ्यूजन ना हो। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन बोलो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलो, एक ही। एक्जिस्ट निरंतर वर्धमान फलन, समझना। तो हम ग्राफिकली तो समझ ही चुके हैं कि कैसा ग्राफ दिखता है, ये कैसा हम पहचान जाएंगे, और उसको मैथमेटिकली कैसे पहचानेंगे सर, वहां पर ग्राफ बना हुआ थोड़ी आएगा कि हमको ग्राफ दे देगा, पूछ लेगा कि भाई ये बताओ कैसा है, ऐसा थोड़ी ना क्वेश्चन आएगा। वहां तो लिखा हुआ आएगा, जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x, अब बताओ ये कैसा है, या तो उसका ग्राफ बनाना आना चाहिए हमें, आना तो चाहिए, खैर सिखाया हुआ है। तो देखते हैं कैसे पहचानेंगे, ध्यान देना अच्छे से। जैसे ये ग्राफ है, ये मुझे पता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, देखना, ये मैंने x की दो वैल्यू ली, x1 और x2, साफ ही दिख रहा है x1 और x2 में बड़ा कौन है, x2। x1 के करस्पॉन्डिंग fx1 हो गया, y1 हो गया एक तरह से, x2 के करस्पॉन्डिंग y2 हो गया, यानी fx2 हो गया। fx1 और fx2 में बड़ा कौन है, मतलब अगर बच्चों x की वैल्यू बढ़ाई जाए तो y की वैल्यू भी बढ़े, तो भैया तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। तो पहली इसकी डेफिनेशन हो गई क्या, कि अगर x1 x2 से कम है और उसी के हिसाब से fx1 भी fx2 से कम हो, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। पहली लाइन डायग्राम बनाएंगे, ये लिखेंगे, ये इसकी पहली डेफिनेशन हो गई इंक्रीजिंग फंक्शन को पहचानने की, कि अगर x1 x2 से छोटा है तो fx1 भी fx2 से छोटा होगा, मतलब दोनों एक जैसे होंगे। अगर x1 x2 से बड़ा है तो fx1 भी fx2 से बड़ा होगा, मतलब दोनों का टोन एक जैसा, कि अगर x डिक्रीज तो y भी डिक्रीज, x इंक्रीज तो y भी, बढ़ाने पे बढ़ता है, घटाने पे घटता है, तो जैसा x का बिहेवियर वैसा y का बिहेवियर, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ये इसका फर्स्ट एरा हो गया। दूसरा देखिएगा,
इसका दूसरा मेथड। देखो बच्चे, अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचू, किसी भी पॉइंट पर, मान लो मैंने यहाँ टेंजेंट खींची, ऐसी टेंजेंट आएगी। मान लो मैंने यहाँ खींची तो ऐसी टेंजेंट आएगी, है। आप देखना, इस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाया, कहीं भी खींच लो आप, कहीं भी खींच लो, जो एंगल आ रहा है वो एंगल 90 से छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है? 90 से छोटा आ रहा है, पक्का? बड़े आने की कोई गुंजाइश? कहीं गुंजाइश नहीं, कहीं चले जाओ आप। 90 से छोटा आएगा बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। टेन थीटा बोले तो डीवाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब भैया इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डीवाई बाई डी एक्स कैसा होता है? पॉजिटिव। ये सबसे काम की चीज। थीटा 90 से छोटा, हैंस टेन थीटा पॉजिटिव बोले तो एफ डैश एक्स, बोले तो डी वाई बाई डी एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात। बोल, थीटा 90, ये तूने पढ़ा नहीं? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है थोड़ी बहुत, ये इस तरह का पढ़ा होगा ना, ए एस टी सी पढ़ा है। इसका मतलब समझता है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, जबकि सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। तो थीटा 90 से छोटा है, छोटा क्यों दिख रहा है? 90 तो इतना होता है, 90 से बड़ा उधर होता है, ये तो 90 छोटा दिख रहा है ना। 90 से छोटा बोला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। टेन थीटा कल बताया था स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, जो डिवाइड बाई डीएक्स होती है। इसका मतलब डिवाइड बाई डीएक्स भी क्या आ गया? पॉजिटिव। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज के लिए कि भैया इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब डिवाइड बाई डीएक्स पॉजिटिव, एफ डैश एक्स। तेरा थोड़ी आया था, उसमें लिखा हुआ था साहब, फॉर ओनली मनीष एंड सिद्धार्थ। ठीक है, तब इसमें से बच्चों अगर मैं ये स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दूं, ठीक है ना, यानी दोबारा लिखेंगे, नोट डाल के लिखिए। नोट नंबर 1 लिखिए, नोट नंबर 1। if function is if function is increasing as well as constant, यदि फलन वर्धमान व अचर हो, if function is increasing as well as constant, if function is increasing as well as constant, then it is known as increasing function। यदि फलन वर्धमान व अचर दोनों हो तो इसे वर्धमान फलन बोलते हैं, एज वेल एज कांस्टेंट, देन इट इज नोन एज इंक्रीजिंग फंक्शन। सही बात जो मैंने कहा समझा दिया कि स्ट्रिक्टली वर्ड सिर्फ तभी लगाएंगे जब बिल्कुल ओनली इंक्रीजिंग है, ओनली नॉट कांस्टेंट। बट अगर कांस्टेंट मिक्स हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये वर्ड हटा देंगे बस। तो क्वेश्चन में देख लेना कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर ओनली इंक्रीजिंग लिखा हुआ है तब तो आप एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। देखो बच्चों, अगर कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। एक्स एक्सिस के पैरेलल बोले तो डिवाइडेड 0, यानी सीधा सा कंसेप्ट क्या हुआ? क्या हुआ? इतना सा चेंज कि इक्वल का साइन और आ जाएगा। कब? जब आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो लिख लेना, हैंस फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, हैंस फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। ये भी लिखो और डायरेक्ट ये लिख लेना, ये वाली लाइन मत लेना। हैंस, अरे ग्राफ नहीं बनाना रे भाई, मैं लिखवा तो रहा हूँ। हैंस फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फर्स्ट लाइन ये लिख लो, सेकंड लाइन ये लिख लो, ये मत लिखना। और आप जानते हैं इससे फर्क क्या पड़ेगा? सर फर्क पड़ता है ना भाई, आपको पता है इक्वल का साइन होता है तो बड़े ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट का फर्क पड़ता है, इतना सा डिफरेंस। इक्वल का साइन नहीं होता तो अपन छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, इक्वल का साइन होता है तो अपन बिग ब्रैकेट यूज करते हैं, बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं। इतना माइनर सा चेंजेस है, और जेई में से क्वेश्चन बनते हैं माइनर से चेंजेस वाले। तो ये बीच वाला नहीं ना था? नहीं,
लिख लिया था। अब देखो बच्चों, इंक्रीजिंग में भी दो केस बनते हैं। कैसे दो केस? ये भी इंक्रीजिंग है और ये भी तो इंक्रीजिंग है, नहीं है? और इनको आप अपने फिजिक्स वाले लैंग्वेज में बोलते हो ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उत्तल और अवतल। और मैं वो वर्ड यूज नहीं करता हूं। मैं तो सिंपल एक ऐसा देख रहा है और एक ऐसा देख रहा है, स्माइली फेस, रोता हुआ फेस, ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपवर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपवर्ड। इसको बोलते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना? तो अब डायग्राम तो वो देगा नहीं, वो तो ऐसा देगा कि भाई कैसा ग्राफ है, पूछेगा आपसे, कोई ग्राफ दे देगा और कह देगा बताओ बच्चों वर्टिकली अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। देखते हैं कैसे पता चलेगा। इसको देखना, ये टेंशन खींची मैंने, देखो ये थीटा, गौर से देखो, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना, देखो थीटा बढ़ता है, तो टेन थीटा बढ़ता कि कम होता है बच्चों? भाई 10 0 0, 10 45 1, 10 90 बढ़ रहा है। थीटा बढ़ता है तो टेन थीटा भी बढ़ता है। टेन थीटा का मतलब क्या? डिवाइड बाय डी एक्स बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग फंक्शन यानी बढ़ता हुआ फंक्शन। बढ़ते हुए फंक्शन की पहचान कि उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। बढ़ते हुए फंक्शन की पहचान, उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। इस बार टेन थीटा बढ़ रहा है, बोले तो डिवाइड बाय डी एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। डी बाई डी एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए। और डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन सेकंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये हो गई इसके लिए, इसका मतलब इसके लिए नेगेटिव। हाँ, टेन थीटा बढ़ गया। टेन थीटा का मतलब क्या? डिवाइड बाई डी एक्स बढ़ रहा है, मतलब डिवाइड बाई डी एक्स कैसा फलन है? वर्धमान फलन, इंक्रीजिंग फंक्शन। वर्धमान फलन की परिभाषा क्या होती है? जिसका अवकलन जीरो ग्रेटर देन जीरो हो, तो इसका अवकलन ग्रेटर देन जीरो कर दो। इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन है कौन? ये, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, वही तो लिखा है, सिंपल सा। तो दोबारा लिख लेना, नोट नंबर 2 में लिखो। अरे इतना सा नहीं लिखना है भाई, ये किसकी वो लिखो ना। डिवाइड सेकंड नंबर में लिखो, इफ फंक्शन इज वर्टिकली अपवर्ड, यदि फलन ऊर्ध्वाधर ऊपर हो। ओनली इतना नहीं लिखना, पूरा लिखेंगे। देखो, इफ फंक्शन इज वर्टिकली अपवर्ड एंड इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्टिकली अपवर्ड एंड इंक्रीजिंग फंक्शन, देन इट इज, यदि फलन ऊर्ध्वाधर ऊपर और वर्धमान हो तो। और याद रखने का तरीका स्माइली फेस, ऊपर वाला देखता हो, ठीक है। तीसरा वाला अपने आप लिख लो भी, तीसरा वाला अपने आप लिख लीजिए, वर्टिकली डाउनवर्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो। छोटा सा एक नाम का ग्राफ बना के दिखा दो उसको ऐसे, अगले वाले में ऐसे एक बिल्कुल छोटा सा ग्राफ बना के दिखाओ, ताकि आपको समझ में आ जाए जब आप रिवाइज करें तो, ठीक है ना। थर्ड में लिखना है आपको, इफ फंक्शन इज डिक्रीज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड वर्टिकली डाउनवर्ड, देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो। लेस देन करना, साइन चेंज कर देना। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, सॉरी लेस देन जीरो। इंक्रीजिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, डिक्रीजिंग तो बात ही नहीं आई ना अभी तो पूरी बात इंक्रीजिंग चल रही है। इंक्रीजिंग वर्टिकल डाउनवर्ड, देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। और डिवाइड बाई डी एक्स क्या होगा? हाँ, डिवाइड बाई डी एक्स क्या होगा इस केस में? पॉजिटिव कि नेगेटिव? और इसमें डिवाइड बाई डी एक्स तो दोनों में पॉजिटिव ही है। हाँ, ध्यान रखना से कंफ्यूजन नहीं हो जाए भैया, चाहे वो ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला, दोनों केसेस में डिवाइड बाई डी एक्स पॉजिटिव। हाँ, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव क्लियर। तब आप ये सारी की सारी पिक्चर डिक्रीजिंग के लिए कर लो, तो आप खुद कर सकते हो। सब तुम्हें पता है अब क्या करना है, मैं सिर्फ बताऊंगा और कुछ।
ठीक है, नाम चेंज करते जाना। अब देखो डिक्रीजिंग का ग्राफ बना देता हूँ एक मेरे लिए। देखो बच्चों, x1 और x2 में ज्यादा कौन है? x2। मगर fx1 और fx2 में ज्यादा कौन है? तो ज्यादा x2 जबकि उसका वाला कम। यानी अगर हमने x को बढ़ाया तो y क्या हो गया? कम। उल्टा हो गया इस बार, x1 x2 कम मगर इक्वल का साइन फिलहाल हटा देंगे, ये बाद में करेंगे आप, ठीक है ना। वापस देखो, अगर मैं किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींच 90 से ज्यादा, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा, थीटा ग्रेटर देन 90, हेंस टेन थीटा लेस देन 0। बोले तो इक्वल का साइन वो नोट नंबर 1 में कांस्टेंट के साथ आएगा तो मतलब वो पूरी पिक्चर एज इट इज कॉपी करेंगे जो मैंने बताया, साइन चेंज करते करते, ठीक है ना। जैसे हमने वहां किया वहां एज इट इज करेंगे, ठीक है। कॉपी करो भाई, पूरा के पूरा एज इट इज। तुम्हारा क्वेश्चन कितना है? चेक कर ले तू। नोट नंबर 1 में समझ के क्या करना है? डिक्रीजिंग एजुअल कांस्टेंट, उस केस में कर ही दोगे इक्वल का साइन। यहां पर इसकी स्पेशल बात देखो बच्चों, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो नोट नंबर 2 नोट नंबर 3 है ना, उनमें सेम कंसेप्ट है बिल्कुल। तो ऊपर वाले के लिए वही पॉजिटिव, नीचे वाले के लिए वही नेगेटिव। यहाँ कोई बस इंक्रीजिंग के बजाय डिक्रीजिंग आ जाएगा, वो तो आना ही है। बाकी हाँ, ग्राफ तो चेंज आएगा ना, इस तरह का ये आ गया, इस तरह का। इसमें डबल डेरिवेटिव के साइन में कोई चेंजेस नहीं। अपवर्ड के लिए वहां भी पॉजिटिव था, यहां भी पॉजिटिव। डाउनवर्ड के लिए वहां भी नेगेटिव था, यहां भी नेगेटिव। बस सिंगल डेरिवेटिव में चेंज है जो आप समझ गए। कौन बड़ा कौन नहीं होगा बड़ा? तुझे एक्स में बड़ा दिख रहा है? एक्स एक्सिस पे जो नंबर पहले होता है वो बड़ा होता है। तेरा भाई तूने सब्जेक्टिव पेपर कर लिया जो मैंने दिया था? कब करेगा फिर? कितने दिन हो गए तुझे? हाँ, मुझे कल आएगा नहीं आएगा मनीष? तो कल आएगा ना। कल फर्स्ट चैप्टर सोल्व करके 2 पेजेस में लाके देगा, मैं चेक करूंगा उसको। समझ में आ गई ना बात? हाँ, उसके बाद सेकंड चैप्टर करना शुरू कर दे। हाँ, नोट एज इट इज कॉपी करना है ना, मैंने बताया। भावेश एज इट इज कॉपी करो, नोट एज इट इज कॉपी करना है, वही सेम एज इट इज। बस इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग वर्ड लगा देना। इनमें कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना। डबल डेरिवेटिव में वहां जो था सेम रहेगा, अपवर्ड के लिए पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव। ठीक है, नोट कर लेना। बंद कर रहा हूँ क्लास।